नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लाइट का एक और नया फिनोमेना। तो कभी आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे बहुत जगह कि जैसे ये है ग्लास में, अगर आपके एक स्पून रखी है, आप उसे साइड से देखो तो क्या लगता है कि स्पून टूटी हुई लगती है। हवा में कहीं और है, पानी के अंदर कहीं और है। या ग्लास में या बाउल में आप पेंसिल रख दो तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। या किसी ग्लास में आप कॉइन डाल दो और आप देखोगे तो आपको कॉइन का साइज बड़ा दिखाई देगा। दिल्ली में, राजस्थान वगैरह में बहुत इजीली आपको मिल जाता है कि मार्केट में जब जा रहे हो, गर्मियों का मौसम है, नींबू पानी वाले होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ग्लास में इतने बड़े बड़े नींबू रखे हुए हैं, पर सामने से देखो तो लगता है कि नहीं, छोटे छोटे ही नींबू है। क्यों? कभी स्विमिंग पूल देखा? स्विमिंग पूल हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी गहराई तो बहुत थोड़ी सी है, उसका फर्श, उसका बॉटम ऐसा लगता है कितना ऊपर है। या स्विमिंग पूल में आप खड़े हो तो आपको लगेगा कि आपकी जो लेग्स हैं वो कितनी छोटी छोटी हैं, और जो आपका फीट है वो कितने बड़े बड़े। ये सब क्यों होता है? इसका भी एक रीजन है। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी आप देखते हैं कि चीजें मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, रीजन हमारा यहाँ आता है रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है रिफ्रैक्शन? बेसिकली पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे मीडियम होते हैं ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में हमारी लाइट ट्रेवल करती थी सीधा। ओपेक में हमारी लाइट, अगर आप एक वुड ब्लॉक मान लो या आयरन ब्लॉक मान लो, लाइट हमारी ब्लॉक हो जाती है, वो ट्रेवल नहीं करती। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स क्या होते हैं? जैसे आपका वाटर, एयर, ग्लास, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, थिनर, केरोसिन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ तो एयर है और यहाँ वाटर है। तो जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो जा रहा है? बेंडिंग। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है। अपने जिस रास्ते से वो जा रही थी, स्ट्रेट ना जाके लाइट हमारी बेंड कर जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये अगर हम इस केस को लें, ये हमारी एयर है, ये वाटर है। तो लाइट ऐसे जा रही थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, पर नहीं, वो सीधी नहीं जाती। लाइट क्या कर जाती है आपकी? बेंड कर जाएगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, इट बेंड्स एट द सेपरेटिंग सरफेस। तो ये जो क्या है, ये सरफेस जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रही है, वो सरफेस जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सेपरेटिंग सरफेस या रिफ्रैक्शन सरफेस या इंटरफेस, कुछ तीनों में से कोई सा भी एक नाम से आप दे सकते हो। या लाइट हमारी अब यहाँ पे एयर से वाटर में जा रही है, उल्टा भी तो हो सकता है ना, वाटर से एयर में चली जाए, तब क्या होगा? ये है और ये है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो बेंड हो जाएगी, और यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? ए light travels from one medium to another medium. It will get bent at the interface. And this phenomena is known as the refraction. Okay, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक बहुत अच्छी सा एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई करके देखना। उसमें उन्होंने बोला है कि तुम एक ओपेक बाउल ले लो। ओपेक बाउल मीन्स आपको ग्लास का बाउल नहीं लेना है, स्टील, लोहे, किसी भी चीज का बाउल ले लो और उसके बॉटम में आप एक कॉइन रख दो। अब क्या करो, इस बाउल को आप एक टेबल पे रख दो।
करेक्ट। और उसके बाद उन्होंने बोला है स्टार्ट मूविंग दिस बाउल। आपने अपना फेस यहाँ रख लिया, आपकी आईज यहाँ पे है, ठीक है। स्टार्ट मूविंग दिस बाउल, और जब तक मूव करते चले जाओ जब तक कि आपको ये सिक्का दिखना बंद ना हो जाए। फिर उसके बाद किसी को बोलो कि वो इसमें वाटर पॉर करे। आप अपनी पोजीशन नहीं हिलाओगे, बाउल की पोजीशन नहीं हिलाओगे, बाउल को बहुत धीरे से रखना है, और आप उसे बोलो कि इसमें वाटर पॉर करो। किसे बोलोगे? मम्मी और किसे? ठीक, तो मम्मी को बोलो मम्मी धीरे से पानी डालना, ठीक है। धीरे से पानी जब उसमें आप डालोगे तो आप क्या देखोगे? पोजीशन किसी की चेंज नहीं हो रही है, पर आपको कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? वो है रिफ्लेक्शन। जब हम सारे टर्म्स समझ लेंगे इस लेक्चर में, तब एंड में मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि रे डायग्राम लिटरली हमारा कैसे बनेगा कि हमें कॉइन जब पानी से भरते हैं तो कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स में हमेशा बच्चों जो भी बुक में लिखा है, जो थ्योरी है आपकी, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगी जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। रीजन, जो लिखा हुआ है ऐसा सच में नहीं होता। हर फिनोमिना के पीछे कुछ अजम्पशंस होती हैं। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर अबाउट दोज। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने एक्सप्लेन किया था कि जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट भी होती है। तो उसमें अजम्पशन क्या थी कि जो हमारा मिरर होता है उसकी थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मिरर को ऐसे ना बना के, भाई कुछ तो थिकनेस होगी ना, हम मिरर को ऐसे दिखा देते हैं और फिर हम कहते थे 100% रिफ्लेक्शन होता है। सेम चीज हमारी रिफ्रैक्शन में आती है। रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? ये हमारा मीडियम हो गया, ये एयर, यहां पे हमने मान लिया वाटर, करेक्ट। हमने कहा कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हुई एयर से, जब वाटर में आई इंटरफेस के टाइम पे वो बेंड हो गई। क्या 100% ये होता है? नहीं, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होता है। पर यहां हमारी एजम्पशन क्या होती है कि हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि फुल रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट, विल इट रियली हैपन इन रियल लाइफ ऑल्सो और नॉट, करेक्ट। एक और चीज इसमें होती है, हमने कहा कि लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं बेंडिंग हो रही है, लाइट तो मुड़ गई, पर हमने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन में। यहां समझो, जब लाइट हमारी एयर में थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, करेक्ट। जैसे ही वो इंटरफेस पे आएगी, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वो बेंड हो जाएगी, करेक्ट। पर फिर से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। तो जो इंटरफेस होता है वहां आपकी बेंडिंग होती है, अदरवाइज आपकी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, और यू कैन से आफ्टर एंटरिंग टू द अनदर मीडियम लाइट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी नो कि लाइट हमारी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो बेंड करेगी, बट हाउ डू वी नो कितना बेंड करेगी? वो हमें पता चलेगा अगर somehow if we know the velocity of light in the media। अब एक और फिनोमेना हमें पता है, बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था जब लाइट का इंट्रोडक्शन हुआ था, कि लाइट ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड के साथ। तो उससे क्या हुआ? अमाउंट ऑफ द लाइट इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट विल ऑल्सो चेंज when it enters from one medium to another medium. As the amount of the velocity is changing, the direction will also change. So now we know the bending of the light is dependent on the velocity of the light in a given medium. Now let's find it out. If we say that c is the velocity of light in vacuum, and if we say v is the velocity of light in given medium, तो इन दोनों का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कुछ लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n इज इक्वल्स टू c by v।
velocity of light in vacuum divided by velocity of light in a medium, in a given medium, given medium. तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. अब हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? ये होती है 2.8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. पर कैलकुलेशन इजी हो, सो वी अज्यूम इट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने हैं सपोज एयर की, so air में we assume that the velocity of light is more or less equivalent to the velocity of light in vacuum. तो यहाँ से निकालेंगे तो ये करीब करीब आता है 0.03. अब one more thing you have to check here that refractive index is a unitless quantity. This is also velocity, this is also velocity, so the unit will get cancel out. Same water के लिए refractive index क्या होती है? 1.33. एंड ग्लास के लिए क्या होती है? 1.52. डायमंड के लिए क्या होती है? 2.42. सो डिफरेंट मीडियम्स के लिए आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगी, विच विल टेल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम. तो यहां से हमें क्या एक नोट मिल रहा है? इज दैट larger is the refractive index. Refractive index. Greater bending of the light. Greater bending of the light. तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा होगा, लाइट आपकी उतनी ज्यादा बेंड करेगी. तो इसमें अगर आप ये एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, तो लाइट आई और ऐसे बेंड हो गई, ठीक है. पर अगर मैं अब इस मीडियम को चेंज कर दूं डायमंड से, सी द डिफरेंस, इट जस्ट काइंड ऑफ डबल. इट विल बी समथिंग लाइक नीचे इफ यू हैव डायमंड लाइक दिस एंड द बेंडिंग विल बी मोर. Can you see the difference? If this is diamond and again air, so the bending will be more. Refractive index जितना बड़ा होगा, bending उतनी ही ज़्यादा होगी. अब कुछ numericals देख लेते हैं. So they say a ray of light enters a diamond from air. So we have two mediums. First medium is diamond, second medium is air. If the refractive index of diamond is 2.42. Refractive index of diamond is 2.42. By what percent does the speed of light reduce on entering the diamond? Now we know the refractive index is equals to C by V. We have to find out the, if we represent by D. So refractive index of diamond, velocity of light in diamond. This is the velocity of light in vacuum. So VD is equals to C by ND, C by 2.42. So it is 0.41 C. If you see it in the percentage, so VD is 41% of C. Now after entering, it has become 41% of C. So how much it has been reduced? How much? It has reduced by 59%. Now we know that bending of light is refraction, but in physics each and every phenomena will follow some rules. It has some restrictions. So for refraction also we have some rules which it will follow always, no matter whatever the condition. तो अभी तक हमें पता चला कि हमारी bending depends on refractive index. Does it depends on refractive index only? No. It depends on the angle of
incidence also. So now you got a note that refraction depends on refractive index and angle of incidence. Now understand what is this angle of incidence and all. So if we say this is our medium 1, this is medium 2. Refractive index of medium 1 is N1, refractive index of medium 2 is N2. This is the interface which is separating medium 1 and medium 2. This is interface. Now, if we draw a perpendicular on the interface, what it is known? It is known as normal. So this is center O and this is our normal N dash. O N dash, yeah, N dash is the normal. If the light ray OA is the light ray which is incidenting on the surface and makes an angle I with the normal. So what is I? I is called angle of incidence. What is OA? OA is known as incidence ray. Incident ray. Now after refraction, this light will bend. It will bend according to the refractive index. Suppose it bends like this and it makes the angle R with the normal. Now we say it is OB. So what is this? This is called refracted ray. Refracted ray. And what is R? R is angle of refraction. So what are the rules does it follow? First rule will be incident ray, refracted ray and normal will always fall in same plane. So here, which is the plane? This white board is the plane. They all three are in the same plane. It will never ever happen like this, that normal is this in the plane of board. This is your incident ray and the refracted ray will go something like this. No, then it is not in the plane of our white board. So incident ray, reflected ray and normal will always be in the same plane. Second is sin I by sin R is equals to N2 by N1. And this is known as the Snell's law. स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया. अब इसमें एक और चीज देखो. फॉर एयर, always remember, just for air, when one of your medium is air, if we say N1 is refractive index of air, N1 is Na, so it will be 1. Then we can write, and N2 is any medium having any refractive index N, so we can write sin I by sin R is equals to N. This is also, you can write Snell's law, this also, any one of these. But for this one, you have to explain that the first medium is air. Next way, how can we write it? अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे है N2 by N1. What is this N2 by N1? If you write it, it will be N2 refractive index of medium 2 with respect to the
medium 1. What do you call it? N2 by N1 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. How do we write it? N21 is equals to N2 by N1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So here we can write this law like this also. N2 by N21. So it's up to you. You can write any way. This is also Snell's law. This is also Snell's law. This is also Snell's law. अब यहाँ से एक चीज देखो. If N21 is N2 by N1, if I say N12 means refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So what क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? N12. यहाँ पे देखो, जिस भी मीडियम की निकाल रहे हो वो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा N1 by N2. तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा चेक करो तो. They are opposite to each other. So we can write that N21 is equals to 1 by N12. Correct? Now let's see one special case. तो रिफ्रैक्शन के लिए लाइट को हमें दो रूल फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा. सेकेंड इज स्नेल्स लॉ. अब इसमें एक चीज देख लेते हैं कि इफ लाइट incident ray falls perpendicular to the interface. If incident ray falls perpendicular to the interface, then what will happen? So let's draw first. We are saying this is our interface, medium 1, medium 2. Light is falling perpendicular to the interface. Then what will happen? So here if you see, what is the angle of incidence? I. 0. I is the angle of incidence which your incidence ray made with the normal, and here it is making an angle 0 with the Snell's law. Sin R, we have to find out how it will bend now by N. First medium I have taken air. Sin 0 is equals to N. Sin R, sin 0 is 0. So it is equals to 0. R is equals to 0. So angle of refraction is 0. It means how the light will go? Straight like that. So what do you see here? What do you think? Refraction is happening? If you look at the picture, the answer is no. Refraction is not happening here. But I say no, refraction is happening because refraction doesn't depend only on the angle of its incidence. It also tells about the change in the velocity. And when the light moves from one medium to another medium, refractive index is different. So the velocity will change. So in this case also we will say that the refraction is happening because the velocity of the light is changing. From here you can get one note. For bending, it is necessary that the light should fall obliquely, like this. It should make always some angle with the normal. So note is, for bending, light should fall obliquely. This is your note. And if someone says that the light is falling perpendicular to the interface, or they say if the light is incidenting at the angle 0, will refraction happen? The answer is yes, because still bending is not happening, but the change in the velocity is happening. So we'll say that the refraction is happening here.
So now they are saying find the refractive index of air with respect to water, and they have given the refractive index of water is 4/3. What they are asking us to? N is equals to AW. कैसे निकालेंगे? Somehow if we find what is N is equals to WA, then we can make it out easily like this. And AW will be N WA with this formula. Correct? हमने लिखा था ना, N2 1 is equals to 1 by N1 2. कोशिश करते हैं निकालने की. And WA is refractive index of water with respect to air will be NW by NA. Correct? NA हमें पता है क्या होता है? Refractive index of air 1. Then it is 4/3 by 1 is equals to 4/3. अब निकालो. Refractive index of air with respect to water, NAW is equals to 1 by NWA. 1 by 4/3. 3/4 is the answer. So first you find out what is the opposite of that and then you can get the answer. तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखो, फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व देम. क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे हो तो आपको फिर से अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग numericals here. So in this next numerical they said a ray of light traveling in air fall on the surface of a transparent slab. Something like this. This is a transparent slab. Light of ray is traveling and falls on the slab. The ray makes an angle of 45 with the normal to the surface. This is 45 degree. Find the angle made by the refracted ray with the normal within the slab. Means what angle is this? The refracted angle they are asking. So they have given I is equals to R they are asking. Next they have given refractive index of the material of the slab is √2. If we say NS is √2 and the light was entering from air to the slab, so NA is 1. Correct? तो कैसे निकालेंगे? By Snell's law. By Snell's law. Sin I by sin R. N2 by N1 होता था. यहाँ N2 क्या है? ये स्लैब वाला. NS by NA. Sin I is sin 45. 45. Sin R. NS is √2. 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो sin 45 by √2 is equals to sin R. यहां से निकालो. sin R is equals to sin 45 is also 1 by √2 by √2. 1 by 2. ये किसकी वैल्यू होती है? sin 30 degree. So R is 30 degree angle. It will get refracted at the angle of 30. Okay, so next numerical में इन्होंने कहा a ray of light traveling in air falls on the surface of a transparent material at an angle of 45. Again, this is the normal. A ray of light is traveling and falling at angle 45 degree. Correct? Next they say it bends by 15 after refraction. Find the refractive index of the material. They are asking to find out the refractive index of the material. It is coming from air. So N1 is 1.
अब लैंग्वेज पे यू हैव टू पे अटेंशन. इट सेज दैट इट बेंड्स बाय 15 डिग्री, मीन्स इट शुड हैव बीन, ये रे को अगर सीधी जाती तो कुछ ऐसे जाना चाहिए था, पर इन्होंने कहा कि ये बेंड कर गई है 15 डिग्री, कुछ ऐसे. सो दिस एंगल इज 15 डिग्री. देन व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंगल? सी दिस इज 45. दिस टोटल विल बी 45. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. बस यही कैच है इसका. R इज 40 डिग्री, R इज 30 डिग्री. अगर आपने R 15 डिग्री ले लिया तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा. ठीक है. अगेन बाय स्नेल्स लॉ, साइन I by sin R is equals to N2 by N1, sin 45 by sin 30, N2 we have to find out 1, sin 40 by 1 by root 2. This is 1 by 2, N2. 1 से 1 cancel, root 2 से 2 cancel, root 2 will go up. So N2 is under root 2. Answer. In next numerical they said a diamond is dipped in a liquid of refractive index 1.4. They have given the refractive index of diamond also, ND is 2.42, and it is dipped in a liquid of refractive index 1.4. Find the refractive index of diamond with the respect to liquid. Refractive index of diamond with respect to liquid means what are they asking? N D L. क्या होगा, कैसे निकालेंगे? याद है ना फॉर्मूला हमारा क्या था? N21 is N2 by N1. सेम फॉर्मूला लगा था यहाँ पे भी. ND by NL, करेक्ट. ND की वैल्यू क्या है? 2.42. NL की वैल्यू क्या है? 1.4. When you will solve it, you will get the answer as simple as that. So next numerical says a ray of light traveling in air is incident on the surface of plastic slab at an angle. If the angle of refraction is 30, this time this is your plastic slab. It is incidenting at some angle, and the angle of refraction is 30 degree. R is 30 degree, and the refractive index of the plastic is √3. Find the angle of incidence. They are asking what is I, and NP they have given is √2. We know NA is 1. Sin I again by Snell's law, sin R, NP by NA, N2 by N1 होता है ना. sin I तो हमें फाइंड आउट करना है, sin R को भी इधर ले जाओ. NP is √2, 1 sin 30 degree, √2 sin 30 is 1 by 2. So it is 1 by √2, and it is equivalent to sin 45 degree. So angle of incidence is 45 degree. Answer. नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम. क्या होते हैं हमारे डेंसर और रेयर मीडियम? तो इफ वी से इफ वी हैव टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, नंबर 1, नंबर 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. अगर हम ये कह दें N1 is greater than N2, तो हमारा N1 क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट मीडियम है वो हो जाएगा डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम. सो दिस विल बी डेंसर एंड दिस विल बी रेयर मीडियम. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मास डेंसिटी है, नहीं.
ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम। जो मास डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें हम कहते हैं कि कितना ज्यादा मास है, करेक्ट। तो वैसे अगर आप देखो हमारा केरोसिन और वाटर, केरोसिन हमारा, अगर आप मिट्टी का तेल केरोसिन अगर पानी पे डालो तो वो ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। इट मींस इट इज मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग इट इज रेयरर देन द वाटर। वाटर इज मोर denser, but optically kerosene is more denser as compared to the water. So don't get confused with this density that it is a mass density. No, it is a optical density. Remember that. So now how our light will behave when it moves from rare to denser or denser to rare medium. Let's check. So in this first case, this is N1. This is N2 and it is given that N1 is greater than N2 means ये मीडियम कैसा है, डेंसर। ये मीडियम कैसा है, रेयर। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, ओके समझ लो यहाँ ग्लास है, ग्लास डेंसर होता है हमारा, यहाँ हमारा एयर है, करेक्ट। दूसरा केस हम क्या ले लेते हैं, N1, N2. Now N1 is less than N2. So this medium is denser. This medium is rare, correct? And here example we can say now this is air or this is water. What will happen? First let's take in this case how the light will behave. This is light incidenting in the air. When it comes to the interface, what will happen is moving from rare to denser medium. It will come close to the normal. When the light moves from rare to denser medium, it will come towards the normal. So what has happened? After bending, light ray moves towards the normal. Next is if the light moves from denser to rare medium, then what will happen? It incident at some angle I, then it will move away from the normal like this. So in this case I R. When light moves from rare to denser, I is greater than R. But when light moves from denser to rare, it will go away from the normal. Go away from normal. And I is less than R. तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए रिफ्रैक्शन के। हमने बोला था बिगनिंग में कि ये होता कैसे, उसका रे डायग्राम भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी पेंसिल कहाँ है, एयर में। यहाँ पेंसिल कहाँ है, वाटर में। अगर आप इस चीज को ड्रॉ करोगे, ये आपने मान लिया एयर है, ये वाटर है और ये आपकी पेंसिल है। कुछ ज्यादा मोटी बन गई, ये आपकी पेंसिल है। तो पेंसिल सच में तो ऐसे होती है ना, सीधी डाली तो पानी में हमने सीधी है, पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही सीधी, तो वो चीज समझते हैं। अब ये लाइट है, यहां से इस नोक से ले लेते हैं, एक लाइट रे गई यहां आपका नॉर्मल ड्रॉ कर लो, करेक्ट। कौन से मीडियम से जा रही है, वाटर क्या है, डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, तो बेंड हो जाएगी। डेंसर से रेयर में जा रही है, ये मीडियम कैसा है हमारा, डेंसर, ये कैसा है, रेयर। डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये कैसे हो गई, ऐसे, यहां से यहां। अगर हम एक और रे ड्रॉ करें, सपोज यहां से ये यहां जा रही है, तो फिर से नॉर्मल पे देखो कैसे जाएगी,
ये नॉर्मल N1 मान लो, ये N2 मान लो। अगेन डेंसर से रेयर में जा रही है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट। ये यहां से आप देख लो, करेक्ट। तो अब आपकी आंखों में जो लाइट जा रही है, हम कब देखते हैं किसी चीज को? जब उसकी इमेज बनती है। जो ये हमारी रेज होती है, ये जहां मिलती हैं, मिलती कैसे? बेंड होके तो कभी नहीं मिलती, हमेशा वो मिलती है जब वो स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। तो अब आप इन्हें पीछे की तरफ ड्रॉ करो, स्ट्रेट। तो ये जाके कहीं हमारी ये मिली, बहुत ज्यादा पास बन गया यहाँ पे, करेक्ट। तो पेंसिल की इमेज कहां बनी दिखाई देगी? यहाँ पे, यहाँ पे आपकी पेंसिल की इमेज बनी दिखाई देगी। दैट्स व्हाई कि आपको ये पेंसिल बेंड हुई दिखाई देती है। जब आपकी जो लाइट रेज आपकी आंखों में जा रही हैं, जब उन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, देन दे डोंट मीट एट द रियल पॉइंट, दे मीट एट द वर्चुअल पॉइंट। सो आप यू फील लाइक द पेंसिल हैज बीन बेंडेड। नेक्स्ट हमने कहा था कि एनसीईआरटी में जो आपका एक्टिविटी दी हुई है कि बाउल में आपने कॉइन को रखा, जब बाउल में पानी नहीं है तो कॉइन दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे ही आपने पानी डाला, कॉइन आपको दिखाई देना शुरू हो गया। क्यों? तो पहली सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी है, ये यहाँ पे हमारा कॉइन है, करेक्ट। कॉइन के इस पॉइंट से ले लो, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी है, तो रेज हमारी सीधी चलेंगी। आपकी आईज यहाँ कहीं है, करेक्ट। तो कोई भी रे आपकी आंखों में नहीं जा रही, सो यू आर नॉट एबल टू सी इट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू फिल इट विद द वाटर। कॉइन आपका यहाँ पे रखा है, करेक्ट। आपने इसे पानी से भर दिया। अब लगाओ कि इसके सपोज इस पॉइंट से यहां से एक रे जा रही है, ये तो ये आपका इंटरफेस हुआ। वाटर से एयर में जा रही है, मींस डेंसर से रेयर में जाएगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गो लाइक दिस। दूसरी रे ले लो, चलो ये है यहाँ पे, फिर से नॉर्मल, दिस विल ऑल्सो गो अवे। Now they are able to reach to your eyes. अब इसकी इमेज कहां बनेगी? देखो कहां मैच होती है ये हमारी आंखें मैच हुई यहां कहीं पे, स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। यहां मैच हो रही है, तो इसका मतलब कॉइन कहां बन रहा है? इस सिरे का, ये चीज यहां पे बनेगी। कॉइन की इमेज आपकी ऊपर बन रही है, कॉइन आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप कॉइन को देख पा रहे हो जब आप इसे पानी से भरते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा फिजिक्स को पढ़ो नहीं, फिजिक्स को फील करो कि कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश करो, डेली लाइफ से रिलेट करो, तभी आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।